नमस्कार बच्चों। मिशन हिंदी पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाठ साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्न और उत्तर। ये प्रश्न वैल्यू बेस्ड होंगे और बच्चों एग्ज़ाम में अधिकतर क्या होता है कि वैल्यू बेस्ड प्रश्नों को ही पूछा जाता है। और हाँ बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल मिशन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और मेरे सारे नए नए वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। अब है प्रश्न नंबर 1। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है गंतोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरम्य बना दिया है। वहाँ सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ के निवासी भरपूर परिश्रम करते हैं, इसलिए जो गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। अब है नंबर 2। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो इसका उत्तर है श्वेत पताकाएं। श्वेत मतलब सफ़ेद, पताकाएं मतलब झंडियाँ। तो श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती हैं। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए नगर से बाहर किसी वीरान स्थान पर मंत्र लिखी 108 पताकाएं फहराई जाती हैं, जिन्हें उतारा नहीं जाता। वे धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। किसी शुभ कार्य को आरंभ करने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। अब है प्रश्न नंबर 3। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? तो इसका उत्तर है बच्चों कि लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्म चक्र है। इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की यह बात सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत की आत्मा एक ही है। मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में भी ऐसी ही धारणा है। उसे लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद उनकी आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं एक सी हैं। अब है प्रश्न नंबर 4। जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि ये कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं? तो इसका उत्तर है जितेन नार्गे लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था। वह नेपाल से कुछ दिन पहले आया था, जिसे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी, क्षेत्र से सुपरिचित भी था और वह ड्राइवर के साथ साथ गाइड का कार्य कर रहा था। उसमें प्राय गाइड के वे सभी गुण विद्यमान थे जो अपेक्षित होते हैं। जैसे नंबर 1, एक कुशल गाइड में उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होनी चाहिए। वह नार्गे में सम्यक रूप से थी। अब नंबर 2, गाइड के साथ साथ नार्गे ड्राइवर भी था, अतः कहाँ रुकना है यह निर्णय वह स्वयं ही करने में समर्थ था। उसे कुछ सलाह देने की आवश्यकता नहीं थी। नंबर 3, गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए, जो उसमें थी। वह अपनी वाक पटुता से लेखिका को प्रभावित करता था। जैसे मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। नंबर 4, एक सुयोग्य गाइड क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की भी जानकारी रखता है और संवेदनशील भी होता है। और नंबर 5, वह पर्यटकों में इतना घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने के साथ नाच उठता है और सैलानी भी नाच उठते हैं। इस तरह आत्मीय संबंध बना लेता है। नंबर 6, कुशल गाइड वाक्पटु भी होता है। वाक्पटु का मतलब क्या होता है बच्चों कि बोलने में माहिर। तो कुशल गाइड क्या होता है? एक वाक्पटु भी होता है। वह अपनी वाक्पटुता से पर्यटन स्थलों के प्रति जिज्ञासा बनाए रखता है। पताकाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देकर नार्गी उस स्थान के महत्व को बढ़ा देता है।
अब प्रश्न नंबर 5, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? तो इसका उत्तर है बच्चों कि प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर कोमलांगी पहाड़ी औरतों का दृश्य झकझोर गया। उसने देखा कि उस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे और कईयों की पीठ पर डोको यानी कि बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे थे। यह विचार उसके मन को बार बार झकझोर रहा था कि नदी, फूलों, वादियों और झरनों के ऐसे स्वर्गिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा के बीच जंग है वो जारी है। अब है प्रश्न नंबर 6, कितना कम देकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर है बच्चों, किसी देश की आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में बहुत अधिक अप्रत्यक्ष योगदान देती है। अप्रत्यक्ष क्या होता है? जो हमें सामने दिखाई न दे। तो क्या होती है कि आम जनता है वो अप्रत्यक्ष योगदान देती है। आम जनता के इस वर्ग में मजदूर, ड्राइवर, बोझ उठाने वाले, फेरी वाले, कृषि कार्यों से जुड़े लोग आते हैं। अपनी योमथाम की यात्रा में लेखिका ने देखा कि पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़कर पर्यटकों के आवागमन के लिए रास्ते बना रही हैं। इससे यहाँ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिसका सीधा सा असर देश की प्रगति पर पड़ेगा। इसी प्रकार कृषि कार्यों में शामिल मजदूर, किसान फसल उगाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। अब है प्रश्न नंबर 7, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है? इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज पहाड़ों पर प्रकृति की शोभा को नष्ट किया जा रहा है। वृक्षों को काटकर पर्वतों को नंगा किया जा रहा है। शुद्ध पवित्र नदियों को विविध प्रकार से प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। नगरों का, फैक्ट्रियों का गंदा पानी पवित्र नदियों में छोड़ा जा रहा है। सुख सुविधा के नाम पर पॉलीथीन का अधिक प्रयोग और वाहनों के द्वारा प्रतिदिन छोड़ा धुआं पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है। इस तरह प्रकृति का गुस्सा बढ़ रहा है। मौसम में परिवर्तन आ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ को रोकने में हम सहयोग दे सकते हैं। जैसे नंबर 1, वर्तमान में खड़े वृक्षों को न काटें और न काटने दें। नंबर 2, यथासंभव वृक्षारोपण करें और दूसरों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करें। वृक्षारोपण का अर्थ क्या होता है बच्चों? कि वृक्ष लगाना, पेड़ लगाना। नंबर 3, वाहनों का प्रयोग यथासंभव करें। सब्जी लाने और व्यर्थ सड़कों पर घूमने में वाहनों का उपयोग न करें। नंबर 4, पॉलीथीन, अवशिष्ट पदार्थों और नालियों के गंदे पानी को नदियों में न जाने दें। अब है प्रश्न नंबर 8, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के कारण और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। तो इसका उत्तर है, लेखिका को उम्मीद थी कि उसे लायोंग में बर्फ देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक सिक्किमी युवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल कम हो गया है, अतः उन्हें 500 मीटर ऊपर कटाव में ही बर्फ देखने को मिल सकेगी। प्रदूषण के कारण पर्यावरण में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। स्नोफॉल की कमी के कारण नदियों में जल प्रवाह की मात्रा कम होती जा रही है। परिणाम स्वरूप पीने योग्य जल की कमी सामने आ रही है। प्रदूषण के कारण ही वायु प्रदूषित हो रही है।
महानगरों में सांस लेने के लिए ताज़ा हवा का मिलना भी मुश्किल हो रहा है। सांस संबंधी रोगों के साथ साथ कैंसर और उच्च रक्तचाप क्या होता है बच्चों कि हाई ब्लड प्रेशर, तो उसकी बीमारियां बढ़ रही हैं। ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। अब है प्रश्न नंबर 9, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है, कटाव को अपनी स्वच्छता और सुंदरता के कारण हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, या उससे भी अधिक सुंदर। यह सुंदरता आज इसलिए विद्यमान है कि यहाँ कोई भी दुकान आदि नहीं है। यदि यहाँ भी दुकानें खुल जाएं, व्यवसायीकरण हो जाए, तो इस स्थान की सुंदरता जाती रहेगी। इसलिए कटाव में दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। अब है प्रश्न नंबर 10, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो इसका उत्तर है, देश की सीमाओं पर बैठे फौजी उन सभी विषमताओं से जूझते हैं जो सामान्य जनजीवन के लिए अति कठिन है। कड़कड़ाती ठंड, जहाँ तापमान माइनस में चला जाता है, जहाँ पेट्रोल को छोड़ सब कुछ जम जाता है, वहाँ भी फौजी तैनात रहते हैं। इसी तरह वे शरीर को तपा देने वाली गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में रहते हुए हाँफ कर अनेक विषमताओं से जूझते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं। उनके प्रति हमारा दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें, उन्हें देश की प्रतिष्ठा और गौरव को अक्षुण्ण रखने वाले महारथी के रूप में आदर दें, उनके और उनके परिवारों के प्रति सम्माननीय भाव तथा आत्मीय संबंध बनाए रखें। सैनिकों के दूर रहते हुए उनके हर कार्य में सहयोगी बने, उन्हें अकेलेपन का एहसास न होने दें तथा उन्हें निराशा से बचाएं। धन्यवाद।